अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री 2, एक फ़िज़िकल केमिस्ट्री आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ी होगी। अब वो फ़िज़िकल केमिस्ट्री 1 थी। फ़िज़िकल केमिस्ट्री 2 कोर्स कोड CHM 505। इसके अंदर हम काफ़ी नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए ज़रा ध्यान से और इंटरेस्ट के साथ इसको कीजिएगा। आज का जो पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आज। पहला टॉपिक जो है इसका वो है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। हम सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। मैंने थर्ड चैप्टर स्टार्ट पहले करवाया। इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने ड्राइव करना है और जहां से हमने रेट ऑफ रिएक्शन को निकालना। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है, स्पीड होती है केमिकल रिएक्शन की, वो स्पीड जिससे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। ठीक है। रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो कितनी स्पीड से बना रहे हैं, कितने टाइम में कितने रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और हमने रेट लॉ निकालना है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है। इसके दो केस हैं, आज हम केस नंबर 1 स्टडी करेंगे। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज सेम, जब दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो हमने क्या ली है? सेम ली है। ठीक है। एक जैसी कंसंट्रेशन में हमने दोनों रिएक्टेंट ले लिए हैं, तब ये रेट लॉ किस तरह से हम ड्राइव करेंगे। तो स्टार्ट पे लिखा है, जब हमारे पास टाइम टी हमारे पास क्या है? 0 है। टाइम टी 0 का मतलब क्या है कि अभी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। टाइम टी हमारे पास 0 है, उस वक्त हम इसको देखेंगे। ठीक है। एक रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी, ये रिएक्ट करके बना रहे हैं प्रोडक्ट सी एंड डी। ठीक है। अब टाइम टी 0 है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन ए है और बी की कंसंट्रेशन ए है। ठीक है। कंसंट्रेशन हमने क्या रखनी है? सेम रखनी है, क्योंकि हम यही वाला केस पढ़ रहे हैं जब कंसंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट्स की क्या होगी? सेम होगी। ठीक है। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या है? 0 है। ठीक है। मतलब अभी रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुआ, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? 0 है। रिएक्शन प्रोसीड होता है स्लो स्लो टाइम के साथ साथ। तो जब टाइम टी सेकेंड, इतना टाइम होता है, टी सेकेंड का मतलब अभी कुछ टाइम गुजरने के बाद क्या होगा कि इधर से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, जबकि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। अब सपोज करते हैं कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या हो गई है? टाइम टी के बाद x हो गई है। ठीक है। अब जाहिरी सी बात है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ रही है तो रिएक्टेंट कम हो रहे हैं। तो रिएक्टेंट कितना कम हो रहे हैं? a माइनस एक्स। ठीक है। इतना रिएक्टेंट में क्या हो रहा है? डिक्रीज आ रहा है, क्योंकि x प्रोडक्ट बन रही है तो वो उसमें से हम क्या करते जा रहे हैं? माइनस करते जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद एज द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है। इनिशियल जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होती है, इनिशियल नहीं। ठीक है। तो ये वाली कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की जब रिएक्शन प्रोसीड हुआ, ये वाली दो कंसंट्रेशन है हमारे पास। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ दीज कंसंट्रेशन। हमने ये दोनों कंसंट्रेशन लिख ली, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, ये हमेशा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ए माइनस, और रेट ऑफ रिएक्शन को हम शो करते हैं dx ओवर dt से। असल में ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? d का मतलब होता है चेंज, d का मतलब क्या है? चेंज। और x हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने ऊपर लिखा d हमारे पास क्या चीज है? एक चेंज है। x हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब है चेंज इन प्रोडक्ट। अब नीचे आ जाए, d का मतलब चेंज, t हमारे पास टाइम, मतलब टाइम भी चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट भी चेंज हो रही है और टाइम भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के चेंज होने से प्रोडक्ट कितनी चेंज हो रही है, इसको हम लिखते हैं dx ओवर dt। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स का स्क्वायर। उसके बाद हम प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते हैं, कांस्टेंट k आता है और यही रेट कांस्टेंट हमने क्या करना है? ड्राइव करना है। ये वाला जो dt है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है,
दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। हमने इनको अलग अलग कर लिया। अब दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन ले ली, ये इंटीग्रल इसको कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं, इंटीग्रल ले लिया हमने दोनों तरफ, ठीक है। अब हमने के को बाहर लिख लिया, और हम इसको लिख सकते हैं ना, 1 से मल्टीप्लाई कर लें के को, तो 1 को हमने अंदर लिख लिया और के को हमने बाहर लिख लिया, ठीक है। तो 1 के इंटीग्रेशन टी हो जाएगी, ठीक है, 1 के इंटीग्रेशन टी हो जाएगी। ये आपने इस तरह से याद रखना है कि यहाँ पे जो डिफरेंशियल होता है ना, उसी की इंटीग्रेशन आती है। अगर ऐसे होता ना कि इंटीग्रल 1 आगे होता हमारे पास डी, उसके साथ में होता हमारे पास x, अगर इस तरह से होता 1 इंटीग्रल dx, तो ये हमारे पास इक्वल होना था x के, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह से देखना होता है, जो डिफरेंशियल होता है ना 1 की इंटीग्रेशन वही आती है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास dt है, तो हमारे पास क्या आया, t आया, और साथ में हमारे पास क्या आ गया, k वैसे ही आ गया। c हम कांस्टेंट लगाते होते हैं इंटीग्रेशन के लास्ट पे, ठीक है। उसके बाद ये वाले जो पावर है -2 पावर है, ये नीचे से ऊपर जाएगी, पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी हमारे पास, -2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या कहता है, इंटीग्रेशन का पावर रूल कहता है कि किसी कोई भी फंक्शन हो f ऑफ x, उसकी पावर हो n, हम उसमें क्या करेंगे, हम पावर में एक प्लस कर देंगे, और उसी वैल्यू के ऊपर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बाद में उसी फंक्शन के मजीद डेरिवेटिव से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये फर्दर डेरिवेटिव लेके हमने उससे क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। तो हम यही रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। -2 पावर में हमने क्या किया, एक क्या कर दिया, हमने प्लस कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसी वैल्यू पे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। उसके बाद फर्दर डेरिवेटिव, देखो इसके बगैर इसका a का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 होता है, -x का डेरिवेटिव -1, उससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या कहता है, पावर में आप एक प्लस करेंगे, उसी पे आप डिवाइड करेंगे, फर्दर डेरिवेटिव लेके उससे फिर डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इसकी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इसको लेके चलते हैं, इसको भी हम ऐसे ही ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास इस तरह से आ गई, ये एक्सप्रेशन आ गया, ये हमारे पास चीज़ आ गई, -1 से -1 कैंसिल हो गया, ये पावर ऊपर क्या है, माइनस है, नीचे आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फर्दर हम देखते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमें ना ये जो कांस्टेंट c है इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। c की वैल्यू के लिए हम इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करते हैं। इनिशियल कंडीशन क्या थी, जब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो टाइम हमारे पास क्या है, 0 है, टाइम t 0 है, और x भी हमारे पास क्या है, 0, मतलब प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। तो टाइम t 0 हमने इसमें पुट किया, इस t की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, और इस x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने पुट किया, यहाँ पे ये वैल्यूज हमने पुट की। c की वैल्यू हमारे पास 1/a आ गई, इस c की वैल्यू को हम इधर लगाएंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में लगाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/a - x = kt + 1/a। हमें k चाहिए, तो ये 1/a इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे हम इसको ले आते हैं, तो इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस हो गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके हमारे पास ये चीज़ बचती है। उसके बाद एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये t यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको हम दूसरे साइड पे ला, मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर, दूसरे साइड पे ला के डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। ये है रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको ऐसे भी कहेंगे कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद सेम कंसंट्रेशन। अगर हम इसका यूनिट निकालना चाहें, यूनिट में हम देखो x एक कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन का यूनिट जो होता है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। a भी एक कंसंट्रेशन है, इसका यूनिट भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। a - x भी एक कंसंट्रेशन है, इसका यूनिट भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। और टाइम का यूनिट हमारे पास क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज डिवाइड होती हैं, इनको डिवाइड कर दिए, ये हमारे पास k का यूनिट आ गया, ठीक है जी।
इसमें अगर किसी बच्चे का कोई है क्वेश्चन तो वो बच्चा पूछ सकता है। और उसके बाद ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है इसको आपने नोट करके और मुझे ये दिखाना है, ठीक है, ये आपका होम टास्क है। उसके बाद है हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं इसके अंदर जो आ रही हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन है केमिकल काइनेटिक्स, जो हमारा चैप्टर का नाम है। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? केमिकल काइनेटिक्स का नाम देते हैं। अब इसमें दो वर्ड आए हैं, रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होता है? Rate of reaction is the speed of reaction, that how fast of reactants are converted into products. Rate of reaction की वो स्पीड होती है जो हमें बताती है कि रिएक्टेंट कितनी स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट रिएक्ट कितनी स्पीड से कर रहे हैं। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म होता है वो सारा प्रोसेस जो पूरे रिएक्शन को डिस्क्राइब करता है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज द डिटेल्ड सीक्वेंस ऑफ सिंगल एलिमेंट्री स्टेप्स। सिंगल स्टेप्स की एक डिटेल स्टडी होती है दैट लीड टू द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, लीड रिएक्टेंट फ्रॉम प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चलती है। उसके बाद है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दो इंटरवल ऑफ टाइम के बीच वाला जो रेट होता है उसको हम एवरेज रेट कहते हैं। मतलब दो हमने टाइम इंटरवल्स ले लिए, इनिशियल और फाइनल, उनके बीच का जो रेट होगा उसको एवरेज कहेंगे। जबकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी एक इंस्टेंट पे हम क्या देते हैं, जैसे मैं कह दूं कि रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है 5 मिनट 15 सेकंड के बाद के ऊपर 5 मिनट 15 सेकंड पर इस रिएक्शन का रेट क्या था, तो वो मैंने एक इंस्टेंट सेलेक्ट कर लिया 5 मिनट 15 सेकंड, मतलब वो मैंने एक टाइम एक स्पेसिफिक कर दिया, उस टाइम के ऊपर उस केमिकल रिएक्शन का क्या रेट था, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और टर्म्स है, ये ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ। रेट लॉ के अंदर जितनी भी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन होती है उसका सम है, ठीक है। जैसे ये रेट इक्वेशन है, K इज इक्वल टू A रेज टू पावर M एंड B रेज टू पावर N, ठीक है। तो ये जो पावर्स है इनकी M एंड N, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। जबकि मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट कर रहे हैं वो उसका मॉलिक्यूलरिटी है। इट मे बी होल नंबर, जीरो और फ्रैक्शन, ये होल नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी, जबकि जो मॉलिक्यूलरिटी है इट इज ऑलवेज ए होल नंबर, ये हमेशा एक होल नंबर होता है। इट मे बी इक्वल टू जीरो, ऑर्डर जीरो हो सकता है, इट कैन नेवर बी जीरो, मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती। इट हेल्प टू डिटरमिन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इससे हम रिएक्शन का मैकेनिज्म निकाल सकते हैं, जबकि इट डज नॉट गिव आइडिया अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। कॉमन पॉइंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी के क्या हैं? इट्स वैल्यू डज नॉट एक्सीड बाय 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 3 से एक्सीड नहीं करती, जबकि मॉलिक्यूलरिटी है इट्स वैल्यू आल्सो डज नॉट एक्सीड बाय 3, इसकी वैल्यू भी 3 से एक्सीड नहीं करती। इट डिपेंड अपॉन कंडीशन ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन कंडीशंस पर डिपेंड करता है। इट आल्सो डिपेंड अपॉन कंडीशंस ऑफ रिएक्शन, और ये भी रिएक्शन की कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहली टाइप है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। दीज रिएक्शन आर कंप्लीटेड एट वंस, ये एक ही बार में कंप्लीट होते हैं, मतलब हमने रिएक्शन स्टार्ट करवाया और कंप्लीट हो गए, बड़ी स्पीडी रिएक्शंस होते हैं। जैसे रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड टू गिव वाइड प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। देखो AgNO3 और NaCl का जैसे हम रिएक्शन करवाएंगे फौरन एट दैट स्पॉट, एट दैट इंस्टेंट सोडियम सिल्वर क्लोराइड के हमारे पास वाइट पीपीटीज बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये बहुत जल्दी होता है। उसके बाद मॉडरेट रिएक्शंस कौन से होते हैं? दीज रिएक्शन प्रोसीड एट मॉडरेट रेट, मॉडरेट स्पीड पे होते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं हम इनके रेट की। जैसे डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड डीकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन एंड आयोडीन में। उसके बाद एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस, वेरी मच स्लो रिएक्शंस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं कंप्लीट होने के लिए। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसलिए मैंने एक ही ऑर्डर पढ़ाया। नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह हम 2-2 3-3 ऑर्डर किया करेंगे एक ही लेक्चर में। तो अगर कोई किसी बच्चे की कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, और जो मैंने कहा है टास्क दिया है वो आप लोगों ने लाजमी करना है। जज़ाकल्लाह।